हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पॉलिटी के फर्स्ट टेस्ट का वीडियो डिस्कशन करेंगे। होपफुली आपने टेस्ट को डाउनलोड करके आराम से सॉल्व कर लिया होगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। एक सेक्शनल टेस्ट इकोनॉमिक्स की हम पहले भी कवर कर चुके हैं। 4 सेक्शनल टेस्ट थे। होपफुली आपने इनको भी सॉल्व कर लिया होगा, इनके वीडियो डिस्कशंस भी देख लिए होंगे। जिसका क्यूआर कोड मेरे टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे गिवन है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ सब अवेलेबल होती हैं। वीडियो ऑन यूट्यूब आपको कुछ मिल जाएंगी मेरी, जैसे कि मैंने पॉलिटी टेस्ट की वीडियो डाली है कि क्या बुक लिस्ट रहने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और कैसे सेक्शनल टेस्ट होंगे और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो 2 वीडियो हैं नीचे आप आराम से देख सकते हैं, ये मेरी एचसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए जो सीरीज चला रहा हूँ मैं, कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज, उनकी ये है। आप आराम से जाके देख सकते हैं। एचसीएस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं, क्योंकि टीओ एटीओ तो फर्स्ट टाइम हो रहा है प्रीलिम्स, तो आपको कुछ आइडिया लेने के लिए आप एचसीएस के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, बट आपको जब भी इनके क्वेश्चंस को पढ़े हैं पॉलिटी के, आपको इन बिटवीन द लाइन जरूर पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के दौरान भी ये नहीं होता, वो भी आर्टिकल 352 इमरजेंसी, जो कि आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा इस टेबल को। मैं स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ बात करना चाहूंगा कि आर्टिकल 19 जो है ना आपका, वो सस्पेंड होता है ओनली इन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक, वॉर के टाइम में, वहीं आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 है, वो सस्पेंड नहीं होगा। और बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनकी ग्रुपिंग्स इस तरह होती है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कल्चर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप ना हमेशा याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकता है। एग्जाम्पल 21 आर्टिकल आपको को दे दे और वो पूछें इक्वालिटी में आता है, फ्रीडम में आता है, एक्सप्लॉयटेशन में आता है। और ऐसे क्वेश्चन में पहले बन भी चुके हैं यूपीएससी में भी, आपके डिफरेंट स्टेट पीसीएस में भी। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टेबल को आराम से पढ़ लीजिएगा और इस टेबल को भी आराम से पढ़िएगा। स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे डिक्लेयर होती है, या फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होता है, कि ड्यूरेशन क्या रहती है इमरजेंसी की। ठीक है, और लेजिस्लेचर क्या क्या रोल होता है, पार्लियामेंट कैसे इसको एग्जीक्यूट करती है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इस टेबल में ब्रीफली आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मेन पॉइंट इन टेबल्स को बनाने का मतलब ये भी है कि आप इसको आराम से रिवीजन की तरह आपके ये नोट्स काम करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केसेस के बेस पे क्वेश्चन है और एचसीएस ने हर साल केसेस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, आप ये देखिए 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस। वहीं 2023 में भी केशवानंद भारती केस। ये जो बेसिक केस है ना, जो जो हमारे जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को बनाया, और जो मेन मेजर केसेस है जिनको आप बार बार अपने आंसर से पॉइंट आउट करते हैं मेंस के, तो उन केसेस को आराम से पढ़ के उसको डिटेल उन पे 2 लाइन अपना 1 पेजर नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है ना। वहीं टीओ एडीओ में भी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, उस समय मेंस की तरह पेपर आता था, मतलब कि सब्जेक्टिव पेपर आता था आपका। और लेकिन जब टीओ एडीओ ने भी क्वेश्चन पूछा, तो आप समझ सकते हैं केसेस की कितनी वैल्यू है। ठीक है, ये आपका वो पूछा था आपका। तो अब हम कहते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू ट्रेवल अब्रोड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a)। नहीं, ये ना आपका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21 है। ठीक है, वही इंदिरा सहाने केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका रिजर्वेशन के बेस पे था, बट ये 15(4) नहीं है, और इन्हें 16(4) आएगा। और ये प्रमोशन पे नहीं था, वहां सिर्फ ओबीसी की जॉब्स के बारे में बात किया गया था। इंदिरा सहानी केस काफी फेमस केस है, इसको हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। वहीं पहले आप डी को देखिए, एक ही गोपलान वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, ये एक्सपेंड, ये एक्चुअली ना नैरो डाउन करता है। एक्सपेंशन जो किया था ना आर्टिकल 21 का, वो किया था आपका मेनका गांधी केस ने। वहीं आपका इसने आपका नैरो डाउन किया था एक ही गोपलान केस ने। ठीक,
और यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच आपका श्रेया सिंघाल केस है, काफी इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ था कि मेनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको डिजिटल एज में ना रिस्पेक्टिव टू इंटरनेट कि आप इनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के आप आर्टिकल 19 जो है ना उसका हनन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके खिलाफ ये केस आया था, शेर सिंगाल केस, आप आराम से इसको पढ़िएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है ये। ठीक, इतना थोड़ा माइंड में रखिए, इतने से काम चल जाएगा। यहाँ मैंने आपको एक लिस्ट दी है कुछ केसेस की। ठीक है, आपको बस एक बार इन केसेस को देखना है, फिर उसके साथ साथ की प्रिंसिपल्स देख लेने हैं। ठीक है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सा है, केस वन अंदर भारती केस है। ठीक है, और इनको एक बार आराम से देख लीजिएगा, हेल्प हो जाएगी आपकी। वहीं इसमें ना कुछ मैंने रिसेंट जजमेंट भी हैं, जिसमें नालसा का केस आपसे पूछा जा सकता है, वो किसी रिलेटेड है, वो आपका थर्ड जेंडर राइट से है। ठीक, वैसे ट्रिपल तलाक का आराम से देखिएगा, ऐसे देखिए ना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यही तो जो आपका था ना PO में पूछा गया, ठीक, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन है, आपका भी कोई अगर फेमस केस कुछ रह गया हो तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, द राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है? ठीक है, और एसर्शन रीजन बेस पे क्वेश्चन है, मतलब कि यानी कि ए स्टेटमेंट है, फिर बिकॉज कि आर, यानी कि ए स्टेटमेंट का रीजन आर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ना बिकॉज लगा के आराम से सॉल्व कर लीजिए, करिए, थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि जो भी एडल्ट सिटीजन होगा, एडल्ट सिटीजन हमारे यहाँ 18 ईयर्स को माना जाता है, तो वो उसको राइट टू वोट है, ये इसका मतलब होता है, इन इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट के पास जाएं तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी राइट है, आर्टिकल 326 सपोर्ट करता है। ये न्यूज़ में ऐसे था कि दी हिंदू में ना एक आर्टिकल आया था यही जून जुलाई में, और भी आपको देखा होगा कि बिहार में इलेक्शंस के रिलेटेड काफ़ी वो चल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो तब ये आपके आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं ना, उसमें पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट में, और राइट टू वोट का स्टेटस क्या है। ठीक है, इससे बेस पे क्वेश्चन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लैरिफिकेशन के लिए कि राइट टू वोट आपका कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड तो है, ठीक है, बट उसको अगर रेगुलेशन के बारे में बात आई तो वो स्टैट्यूटरी है, मतलब कि आपकी वो किसी एक्ट पे बेस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो हमने देख लिया, आर्टिकल आपका 326 होता है, वहीं आप ये आपका एक्ट पे बेस है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको हम RPA एक्ट भी कहते हैं, ये भी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि बिहार इलेक्शंस की वजह से वहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ना, जो इलेक्टोरल रोल का, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए यहाँ पे हो रहा है। तो वहीं पे ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल्स इमर्ज होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कभी या तो RPS से बन सकता है, या तो आपका बन सकता है सिंपली आर्टिकल 326 से। ठीक, और आर्टिकल इसका सेक्शन 8 याद रखिएगा। ठीक है, वो डिसक्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका RPA एक्ट का। ठीक है, और स्टेबल तो आराम से पढ़ लीजिएगा, आपकी हेल्प होएगी। सो आपका जो इसका आंसर है D, A इज फॉर, R इज ट्रू। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट टू वोट है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इसको बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग रिट्स विद देयर करेक्ट पर्पसेस। ठीक, आर्टिकल 332 आपका क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस को कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको कहा था। तो हैबियस कॉर्पस जैसे आपके लिए किस लिए होता है, अनलॉफुल डिटेन अगर आपको कर लिया गया, मैडमस आपको कमांड देता है, वही प्रोहिबिशन आपको प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को, कुछ स्टॉप करो प्रोसीडिंग को। ठीक है, आउटसाइड इफ डिसीजन वर्क हो रही है तो, और टू बी अगर ट्रांसफर के लिए आपको सर्टोरी में जाना पड़ता है, को वारंटो में आपको क्या होना चाहिए, आपकी लीगलिटी चेक होती है जो पब्लिक ऑफिस आप होल्ड कर। ठीक, इसको जब आप मैच करिएगा तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, आप एक बारी मेरी वो
PYQ वीडियो है ना HCS की, उस पे इस पे क्वेश्चन है काफी अच्छा, कि तो आप उसको जरूर जाके देखिएगा। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल पर्सन, टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आर्टिकल है। यही तो आपको इंडिविजुअल को पावर करता है कि आपने रिलीजन को प्रोफेस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोपोगेट करिए। ठीक है, वहीं आर्टिकल 27 कहता है, ये प्रोहिबिट करता है एनी पर्सन फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू पे टैक्सेस, ठीक है, फॉर प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कि हाँ, अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को आपके तरफ जा रहे हो तो ये आर्टिकल, ये लाइन भी आपका बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए मना करता है। वहीं आर्टिकल 28 कहता है, प्रोहिबिट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वेदर एडेड बाय स्टेट और नॉट। नहीं, यह आर्टिकल आपका सही नहीं है। ये थोड़ा सा आपको फ्रीडम प्रोवाइड भी करता है और रिस्ट्रिक्ट भी करता है स्टेट को। ठीक है, यानी कि आप सेकुलर रहें। ठीक है, मतलब आप अगर आपका स्टेट फंडेड है, ठीक है, वहां तो आपको ये नहीं कि आपको इस रिलीजन की पूजा करनी है या ऐसा कुछ करना है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो ये नहीं नहीं होता स्टेट में। ठीक है, पर्सनली या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ स्कूल्स होते हैं उनमें ये अलाउड करता है। तो यही है कि इसमें सब में प्रोहिबिट नहीं करता। तो आर्टिकल ये आपके थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर आपका ए आता है। आप इसको आराम से पढ़िएगा, लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आपको गिवन है। राइट टू प्रॉपर्टी वाला याद रखिएगा, रिपील्ड हो चुका है अब। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है HCS में, तो एक बार देख लीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन ऑन DPSP, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 3 चैप्टर जो हैं, जो आपको बेसिकली बढ़िया से आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, वो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द DPSP, कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं आपके, वो किसको एस्टेब्लिश करने के लिए बनाए गए थे? क्या वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करने के लिए बनाए गए थे? नहीं, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं ही। तो ये आपके सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए आए थे। ठीक है, जिसमें आपके इनइक्वालिटी को घटाना है। ठीक है, फ्री लीगल एड टू पुअर जैसे एग्जाम्पल। तो इन सब को सशक्त बनाने के लिए हमारे जो तबका है हमारे देश में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी की तरह ये है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं DPSP। सो ये इसका फंडामेंटल पॉइंट है। अनदर क्वेश्चन 27, which of the following DPSP were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, आपको इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसने काफी बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। इस पे तो प्रॉपर आपको एक 1 पेजर या हाफ पेज के आपको नोट्स बन जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, 42nd अमेंडमेंट आपका किसके लिए है? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये सब सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही सब चीजें। ठीक है, DPSP टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट इन सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ, ये 42nd अमेंडमेंट से आया था। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल एड। ठीक है, ये भी है। अब ये तो थोड़ा सा इनके आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है ये। ठीक है, टू टेक द स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेट ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यस, इट इज ऑल्सो। तो आपका चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दे इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो भी DPSP में अब तक अमेंडमेंट्स हुई है उसका ये टेबल है। जैसे आपकी 42nd अमेंडमेंट मैंने यहाँ से पूछ ली, तो आपको 44, 86, 97 आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट। ये आर्टिकल्स तो आपको बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट से है। शॉर्टली आप इनके बारे में यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। वहीं आर्टिकल आपका जब 86 को पढ़े ना, और जो आपका आर्टिकल 45 है, वो आपका किसके लिए? फोकस्ड ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 एज। ठीक, 86th अमेंडमेंट। वहीं आपका 97th अमेंडमेंट जो है वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। जो 86th और 97th है ना, उसने आपके DPSP में सिर्फ चेंज नहीं करा, और भी बहुत चेंजेस करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 86th अमेंडमेंट के बारे में बात करें, इसने आपको फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करे। आर्टिकल 21A आया,
ठीक है। वही डीपीएसपी में आर्टिकल 45, वही फंडामेंटल ड्यूटी में भी यहाँ पे जो एड ऑन हुई वो आर्टिकल 51A और के, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका 6 to 14 ईयर एजुकेशन कहा किस में था, आर्टिकल 21A में, और अप टू 6 ईयर, ठीक है, यानी कि बिलो द 6 ईयर किस में, आर्टिकल 45 में। वही फंडामेंटल ड्यूटी क्या करती है, आपको ड्यूटी प्रोवाइड करती है पेरेंट्स और गार्जियन की, कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक। और किस ईयर में आया था ये भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। वहीं कोऑपरेटिव्स में भी आपके 3 चीजें ऐड हुई, फंडामेंटल राइट्स में भी, डीपीएसपी में भी, ठीक है। वहीं एक आपका पार्ट भी आया, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम डिफरेंट पार्ट्स को भी देखेंगे, बट आपको याद रखना है सब बातें। तो इसी तरह ना थोड़ा लिंकेज बना के रखिए। इस वीडियो का मकसद आपको कंटेंट प्रोवाइड करना या टेस्ट प्रोवाइड करना नहीं है, मतलब आप थोड़ा लिंकेजेस समझिए कि जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं डीपीएसपी को, तो 86th अमेंडमेंट आया तो उसमें क्या क्या हुआ, तो इस तरीके से आपका माइंड में कनेक्शंस बनने चाहिए, जिससे इजी रहेगी आपकी पढ़ाई। अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और आपका आर्टिकल्स गिवन है, आपको सिंपली मैच करने हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको आर्टिकल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके तो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बेसिकली आपका ABC आपका करेक्ट आंसर है, और डी जो आपका है आर्टिकल 41 है, ठीक है, राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस, ठीक। हाँ, विद रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, consider the following statement. The socialist principle is DPSP aim to political democracy in the country. ठीक, ये कह रहे हैं। The Gandhian principle include prohibition of intoxicating drinks and organization of village panchayat. Liberal intellectuals in that DPSP include the provision of uniform civil code. Firstly, डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, वो हम ऐसे डिवाइड नहीं करता कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये गांधीयन है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ये हम अपने हिसाब से करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। कल को आपको लाइन में आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए होंगे, ये तो बिल्कुल गलत है ना। अभी हमने देखा ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसे सपोर्ट, फंडामेंटल राइट्स वगैरह सपोर्ट करता है, और सोशलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक और इन सब चीज़ों में होना चाहिए इनइक्वालिटी घटाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही आपकी रॉन्ग हुई, तो करेक्ट आंसर आपका बी। वैसे भी गांधी जी जब होंगे, तो वो प्रोहिबिट करेंगे ड्रिंक्स को, और है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हो, कि वो विलेज पंचायत काफ़ी सपोर्ट करते थे। डिसेंट्रलाइजेशन भी तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वही लिबरल इंटेलेक्चुअल के लिए क्या क्या कर रहे होंगे कि प्रमोशन करना है इंटरनेशनल पीस का, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। तो हालांकि हमारा संविधान तो इनको डिवाइड नहीं करता, बट बेसिकली गांधीयन आर्टिकल्स में आपके ये आर्टिकल्स हैं, वहीं आपके सोशलिस्ट प्रोविजंस में आपकी ये हैं आर्टिकल, और आपकी लिबरल में ये हैं। आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि गांधी जी होंगे तो क्या क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल विलेज पंचायत करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, वो पहले ही लोगों को मासेस को मोबिलाइज करते थे, ठीक है। मासेस मोबिलाइज कैसे होंगी, विलेज पंचायत से होंगी, ठीक है। वहीं कॉटेज इंडस्ट्री, चरखा तो आपको याद ही होगा गांधी जी का, तो 43 आपका हो गया। वहीं एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन, गांधी जी हमेशा कहते, जो हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको हम कास्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी कहते थे, और इंटॉक्सिकेट ड्रग्स को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। वहीं वो क्या कहेंगे, अब जब भाई आपका विलेज पंचायत, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट करेंगे, और प्रमोशन करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ठीक है। इस ये आर्टिकल अभी हमने पढ़ा ना, 97th अमेंडमेंट, ठीक। वैसे ही आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल जैसे इक्वल जस्टिस, राइट टू वर्क, ह्यूमन कंडीशन। वहीं आपका आर्टिकल आपके लिबरल वाले क्या होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। हालांकि आपको आर्टिकल्स सारे याद करने ही हैं, तो इस वे में भी पढ़ लीजिएगा इसको। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, केस लो आपको गिवन है, और इम्पैक्ट क्या पड़ा आपका डीपीएसपी पे, ठीक है। पहले हम देखते हैं चंपकम दोराई राजन केस। ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स प्रिसाइड ओवर डीपीएसपी, ठीक। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाते थे, केस हुआ और कॉन्फ्लिक्ट हुआ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब भी सिचुएशन होगी, फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, ठीक है, ओवर द डीपीएसपी, ठीक।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। द गोलकनाथ केस वो ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एट ऑल। हाँ, इसने कहा था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन इसको फिर बाद में केशवानंद भारती केस आया जो आपका सी है, उसने कहा कि पार्लियामेंट कर सकती है अमेंड, ठीक, बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अभी हम द बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को देखेंगे, आराम से उसको समझेंगे। आप मान लीजिएगा कि अभी तक समझने के लिए कि केशवानंद भारती केस ने इसको गोलकनाथ केस को सुपरसीड करा और ये कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप अमेंड कर सकते हैं। वही मिनर्वा केस आपको बैलेंस करता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी अगर आपके पास मेंस का भी कोई आंसर लिखना हो या ऐसे में कुछ पॉइंट्स हो तो भी आप इन केस को राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होता है, ए इज दी करेक्ट आंसर। और ना इन केसेस जो ये जो पुराने केसेस है ना, इनका थोड़ा सा ना आपको ईयर का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब स्पेसिफिकली एकदम रट्टा तो नहीं मानना, लेकिन आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जैसे चंपाकम के बाद गोलकनाथ आया था, ठीक है, गोलकनाथ के बाद केशवानंदा भारती आया था, क्योंकि एक बारी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को कहा गया था एक क्वेश्चन में, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू में देख रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको याद रखिएगा पुराने केसेस को स्पेशली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केशवानंद भारती केस क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पढ़ा और डीपली अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे इसको क्लैरिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। Which fundamental duty emphasize the development of the scientific temper and the spirit of inquiry? Actually, फंडामेंटल ड्यूटीज जब आप पढ़े ना, उसका ना एक पेज का ना आराम से नोट्स बना लीजिए और उसमें ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जरूर लिखिए, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो गया, ये फंडामेंटल ड्यूटी। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी आपका 51A है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए पर थोड़ा सा समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। एक्चुअली 51A आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ऐड हुई थी वो कैसे कब ऐड हुई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका फॉर्म हुआ, जब ऐसी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, बट 42nd अमेंडमेंट में 1976 में जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, उसने आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया और 11th जो है आपकी ऐड हुई वो आपकी 86th ऐड हुई। अभी हमने पढ़ा ना 86th अमेंडमेंट, ठीक है, वही है ये जो फिर से 51A और पार्ट 4A के अंदर है, ये इसका पार्ट पे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमें कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब इतनी बड़ी लाइन है, लेकिन आपको जब शॉर्ट नोट्स बनाओ ना अपने, तो ऐसे फ्रेम में इसको फ्रेम कर लो, जैसे कि इसमें मेन पॉइंट क्या है, अबाइड है आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वही नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, उसको अपना आराम से ऐसे लिख लीजिए। और इस ऐसी सारे कीवर्ड्स को ना इन छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये आपकी ना सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हालाँकि ऐसे तो बहुत बड़ी-बड़ी लिखी जाती, लेकिन मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दिए हैं। तो इस हिसाब से अपने नोट्स बनाइएगा। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जानबूझकर यहाँ पे रखा है, ताकि आप समझ सकें कि कौन से कीवर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है पेपर के लिए, ठीक? उनको रिवाइज़ भी आराम से हो जाते हैं। और इनके निमोनिक्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये निमोनिक्स है, ए कूल सोल्जर डिफेंड्स पीपल वेरी इफिशिएंटली सेफगार्डिंग साइट्स स्ट्राइविंग टू टीच, यानी कि कूल से चेरिश हो गया आपका, ए से अबाइड हो गया, ठीक है। टू टीच मतलब क्या होगा, टीचिंग चिल्ड्रन के लिए है, एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। सो इसलिए आप इसको आराम से पढ़िएगा, ऐसे कीवर्ड्स बनाया करिए, हर चैप्टर से बनाइए, मेन मेन कीवर्ड्स को लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, उनको याद रखिए। अगर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है, सी टू वोट इन इलेक्शन, पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में चूज द करेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ना इसको मैच करना था, जो और आपको मैच करेंगे ना तो आपका टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। और चेरिश द नोबल आइडियल्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपकी फ्रीडम वैल्यू को करते हैं, ठीक। वहीं टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से होगा। वहीं जो स्टेप द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये आपका थर्ड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये मिस इंटरप्रेट द मैच द फॉलोइंग
आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड एंड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल 10 ड्यूटीज, यानी कि 42nd अमेंडमेंट के बाद एक्चुअली जो 42nd अमेंडमेंट आया आपके 10 ड्यूटीज को लाया था, बट आपकी एक और ड्यूटी ऐड हुई थी, वो 86th अमेंडमेंट वाली, ठीक है, याद रखिएगा। वो क्या थी? प्रोवाइड द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। Another question, fundamental duties are considered as a constant reminder to citizens that rights and duties go together, ठीक है, सही बात है। जब भी एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देखिए। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक। दे आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स इन द सेम मैनर एज फंडामेंटल राइट, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, डीपीएसपी एनफोर्सेबल है, ठीक है। या आप उनको जाओ और उनके लिए लड़ो कोर्ट में जाके डायरेक्टली, ऐसा नहीं है, इनका नेचर नहीं है। तो इसका आंसर आपका होता है सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक। Question 35th question, the term socialist was added to the preamble by the constitutional amendment, ठीक। भाई एक ही तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, सोशलिस्ट और सेकुलर, याद है ना आपको? 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अब द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेड डाउन करता है गोल एंड फिलोसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, हाँ ये इसको रीजन इसको सपोर्ट करता है assertion को, तो करेक्ट आंसर इज ए। अदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड रिपब्लिक, ठीक है, इन द प्रीएम्बल मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। आप समझिए, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, आप वोट दे के आते हैं? तो नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जैसे आप फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोनों सिविल पढ़ भी लेते हैं। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, हाँ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अभी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़ेंगे, आप इसको आराम से जाइए। फर्स्ट क्या एलिमिनेट करना है आपको? फर्स्ट एलिमिनेट करना है, सॉरी बी नहीं है आपका, करेक्ट आंसर आपका ए है, ठीक है। 2 और 3 स्टेप। अनदर क्वेश्चन 36, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल किस पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो पार्ट में नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर क्या बनता है? डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने पार्ट्स को मेंशन कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि यूनियन किस पार्ट से रिलेटेड है, कौन कौन से आर्टिकल्स उनके अंदर आते हैं। शेड्यूल्स में अभी तक इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, शेड्यूल्स में पार्ट से अभी इतने क्वेश्चन नहीं आए, बट इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो propounded बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस, ठीक, किस केस के अंदर आई थी? पहले वन बाय वन केस को देखते हैं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ क्या किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड था आपका पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है। वो ये कहता था, जिसको मॉडिफाइड करके ये कहा गया केशवानंदा भारती केस के अंदर, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, बस बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड रखा केशवानंद भारती केस ने, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को डाइल्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको ए के बाद बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वही मिनर्वा मिल केस किससे रिलेटेड था? वो जो बैलेंस करता है आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को। वहीं आपका एसआर बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है? वो आपका रिलेटेड है जो आपको लिमिट करता है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर, ठीक है ना। ये फेडरलिज्म रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये आपका डी ऑप्शन, ठीक है। बट आंसर जो बेसिक स्ट्रक्चर का है वो आपका आंसर है डी, केशवानंद भारती केस। Which of the following is or are the part of the basic structure of the constitution as recognized by the Supreme Court? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करा है एज ए बेसिक स्ट्रक्चर। आइए इनकी लिस्ट को हम देखते हैं। ये लिस्ट आप पे यहाँ पे गिवन है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। जैसे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वहीं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये सब पॉइंट्स को आपका बेसिक स्ट्रक्चर अपहोल्ड करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका है डी।
अदर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, काफी अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। आइए हम थोड़े रिसेंट अमेंडमेंट्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। 368 आर्टिकल को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि 68 को आपको जब अमेंड करना होगा, इट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें आपका 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, और एंड 2/3 ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट होंगे वोटिंग के टाइम में। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। हाँ, जैसे कि कौन कौन सी इसमें आती हैं, रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर होती हैं ये मेनली, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, उसके अंदर भी आपको रेटिफिकेशन चाहिए बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक। 3 टाइप की होती हैं ये आपकी अमेंडमेंट्स में, एक सिंपल मेजॉरिटी से, एक स्पेशल मेजॉरिटी से, और एक आपका थर्ड आपके एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स भी आपका इंक्लूड होता है। इसको देखिएगा, आपका चैप्टर गिवन है लक्ष्मीकांत में आराम से। द थर्ड स्टेटमेंट, अमेंडमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। ये चैलेंज नहीं करा जा सकता, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि आप एलिमेंट्स को जाके देख लीजिए, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, 16 आपका बेसिक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो आपके थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 किससे रिलेटेड था, आपका जीएसटी से रिलेटेड था, और इस में जीएसटी में काफी चेंजेस आए हैं, पता है ना आपको। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिएगा। और ये रिसेंट अमेंडमेंट्स मैंने सारी लिस्ट डाउन कर दी हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 101 किससे रिलेटेड थी, ठीक है ना, जैसे आपकी जीएसटी से हो गई, ठीक। वहीं 103rd अमेंडमेंट एग्जांपल आपकी ईडब्ल्यूएस कोटा वाले 2019 में आई थी। इसने आपका आर्टिकल 15 और 16 में चेंजेस भी लाए थे, वो क्या लाए थे, यहाँ पे गिवन है। तो इस पूरे टेबल को आराम से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्प होगी। यही कुछ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि करंट अफेयर पुराना पूछ लिया। चलिए, पुराना नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन हो चुका है। तो अब 2015 से पूछे, 2019 से पूछे, 21 से पूछे, लेकिन आपको ये टेबल को आगे अपने एग्जाम पे तैयार रखना है हमेशा। अनदर क्वेश्चन शेड्यूल्स, शेड्यूल्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर साल, एक बार एचसीएस तो हमेशा पूछता ही है। एक फेज का टॉपिक है, और आपको देख लीजिए 21 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 23 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का पैटर्न भी एक ही है, यानी कि आपको बस इनको मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है ना। कि तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर ए है, आप आराम से जाकर देख लीजिएगा। सिक्स शेड्यूल किसके लिए, आपका ऑटोनोमस ट्राइबल एरिया से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ट्राइबल काउंसिल से रिलेटेड है। वहीं फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, जिसके अंदर आपकी गवर्नर्स के एडमिनिस्ट्रेशन आता है। और 10th शेड्यूल किसके रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, 52 अमेंडमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, न्यूज में आता है। नाइन शेड्यूल्स लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यूज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये भी करेक्ट है। बट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, नाइन्थ शेड्यूल अगर ये लिखा है ना स्टेटमेंट में कि एब्सोल्यूट है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है ना, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 360। कौन सी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखा था ना टेबल इमरजेंसी वाला, उससे रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आर्टिकल 1 आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और ऑल्टर एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज, हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि स्टेट्स कैन सीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 1, बिल्कुल गलत। इंडिया की कोई भी स्टेट सीड आउट नहीं कर सकते इंडिया से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूनियन है ना, वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, इसको पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है ना। स्टेट्स कैन नॉट सीड। अनदर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्रीज फ्रॉम विच दीज फीचर्स वर बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने काफ़ी स्टडी करी, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशंस की, फिर जाके हमारा एक यूनिक डॉक्यूमेंट बना, ठीक है। तो उसमें से कुछ पार्ट्स हमने और कॉन्स्टिट्यूशन से भी उसको समझा और उनको ऐड ऑन करा। फॉर एग्जांपल, कंकरेंट लिस्ट आपका किससे ऐड करा गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी
रशिया से, सोवियत यूनियन से आई। तो यही एक टेबल है, इसको आप देख लीजिए। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, आयरिश से हमने क्या लिया, तो आराम से इसको देख के पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में ना थोड़ी सी मिसप्रिंट, मतलब कि कॉपी रॉन्ग हुआ है, ठीक है ना। इसका जो आंसर रहेगा वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पांचों वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो इसको ठीक कर लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीएजी। सीएजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर 3 के लिए, ठीक है ना। ये ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ, ये का स्टेटमेंट है। ही कंट्रोल्स एंड इशूज द रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक ये गलत है, कंट्रोल नहीं करता। आप इसको एलिमिनेट करिए, सेकंड को, आप करेक्ट आंसर सी पहुंच सकते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट को ही पढ़ लेते हैं। ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सपेंडिचर of all bodies substantially financed from the union or the state revenue. हाँ, correct statement है, 1 and 3 is the correct answer. Which amendment to the constitution abolished the 2 seats were reserved for the Anglo-Indian community? इसमें आंसर आपका डायरेक्ट है, 104th अमेंडमेंट हुआ था। अब क्वेश्चंस देखते हैं हरियाणा से। हरियाणा के पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अम्बाला डिवीजन। अम्बाला डिवीजन में आपका अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर आते हैं, ठीक है। फतेहाबाद आपका नहीं आता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, ठीक है। इससे पहले एचसीएस पे क्वेश्चन आया, तो आराम से देखिएगा इस पॉइंट को। हरियाणा की बाउंड्रीज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आइए इसको मैप के तहत देखते हैं पॉइंट्स को। हरियाणा की जो नॉर्थ में है ना, हम हरियाणा के, वो है आपका पंजाब और है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वहीं आपका जो साउथ में है और वेस्ट में आपका पड़ता है राजस्थान। आप इस मैप में आराम से देख सकते हैं। और दिल्ली आपकी हरियाणा सराउंड करता है 3 साइड को। कौन कौन सी साइड है वो 3? नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। वो हरियाणा शेयर नहीं करता उत्तराखंड से अपने बाउंड्री, ये हमेशा याद रखिएगा। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इससे। द यमुनानगर रिवर सेपरेट्स हरियाणा ईस्टर्न बॉर्डर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड लाइज फर्दर नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड नहीं है, तो इसके तहत आपका आंसर कौन सा स्टेटमेंट होता है? ए बी सी डी ओनली, ठीक। अदर क्वेश्चन कि सिटी के निकनेम और डिस्ट्रिक्ट, सिटी ऑफ 5 कैनाल्स, ये क्वेश्चन था आपका एचसीएस में पूछा गया था। एक्चुअली द अंबाला सिटी है, इसको साइंटिफिक सिटी भी कहते हैं और नैनो सिटी भी कहते हैं। करनाल को कहते हैं सिटी ऑफ 5 कैनाल्स, ठीक। पानीपत जो है आपका वीवर सिटी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, काफी आपने सुना होगा, पानीपत की चादरें वगैरह काफी फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, ठीक है ना। न्यूज में भी रहता है, तो आपका आंसर आता है ए। हाउ मैनी लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर आपकी 10 लोकसभा सीट्स हैं और 90 स्टेट असेंबली स्टेट्स हैं अभी तक, ठीक है ना। हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन हरियाणा आर रिजर्व्ड है जो शेड्यूल कास्ट की। एक्चुअली इसका आंसर बी है। और ये लिस्ट है उन, एक बार इनको लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। एलिमिनेशन में अगर मान लो कल को आपको ये असेंबली की सीट्स गिवन हो, तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। वहीं हरियाणा के बाद 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं रिजर्व, ठीक। वो शेड्यूल कास्ट से है, याद रखना, शेड्यूल ट्राइब से नहीं है, ठीक है ना। अम्बाला और सिरसा। अनदर क्वेश्चन, हरियाणा हैज हैड अ टोटल नंबर ऑफ गवर्नर सिंस इट्स फॉर्मेशन। कितने गवर्नर आए हैं? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग करंट गवर्नर एज ऑफ 2025। अभी तक हमारे पास 19 गवर्नर्स और प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी हमारे गवर्नर हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये लिस्ट है हमारे गवर्नर्स की, आराम से इसको देख लीजिएगा। और इसमें जो शॉर्टेस्ट है 5 डेज के लिए, वो कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। और ये 2 जस्टिस भी हमारे गवर्नर रहे, आपके आर.एस. नरोला, ठीक है, वहीं सुरजीत सिंह, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन हरियाणा सिंस इट्स फॉर्मेशन। ठीक, 3 बार हमारे यहाँ लग चुका है, ठीक है। 3 इज द करेक्ट आंसर। ये कब कब लगा था, यहाँ गिवन है डिटेल में, आप आराम से जाके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा, जो कि 11 साल 10 महीने रहे। भजन लाल हैं ये हमारे, श्री भजन लाल जी, ठीक है। तो आंसर आपका है बी। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी क्वाड का है, क्वाड कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है। रिसेंटली न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि क्वाड वाज इनिशियली फॉर्म्ड इन 2007 और इसको एक्सक्लूसिवली बनाया गया मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। ठीक, एक्सक्लूसिवली इसके लिए
ऐसा नहीं है। हाँ, बैलेंस करने के लिए है चाइना को, बट एक्सक्लूसिवली मिलिट्री नहीं है ये। द सेकंड स्टेटमेंट, द क्वाड्स एजेंडा इंक्लूड्स कोऑपरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सिर्फ इसका एजेंडा मेनली काउंटर चाइना का नहीं है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उनका एक्सचेंज कर रहे हैं, हम उनके पास क्लाइमेट चेंज और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। इंडिया बैलेंसेस इट्स मेंबरशिप इन द क्वाड व्हाइल मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स विद चाइना। यस, इट इज द राइट ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है, तो आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट आया था, डी इज द करेक्ट आंसर। आप क्वाड को आराम से जाके पढ़िएगा, यहाँ टेबल पे आराम से गिवन है, काफ़ी न्यूज़ में है, और इसमें हमने एसडीयू एग्ज़ाम रहने का हुआ था ना, उस पे भी इस पे क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो। नाटो काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है? क्यों न्यूज़ में है नाटो? क्योंकि अभी जो रशिया का वॉर चल रहा है ना यूक्रेन से, ठीक है? तो ये आर्टिकल नंबर 5 जो है नेटो का, वो ये कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस को सपोर्ट करता है, यानी कि एक पे अटैक होगा वो सब पे मारा जाएगा, ठीक है ना? मेन इसका आर्टिकल नंबर 5 है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, नेटो के बारे में डिटेल्स है, इसको आराम से कवर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर क्रूड ऑयल ऑर्गेनाइजेशंस, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया को बार बार प्रेशराइज कर रहा है, कौन कर रहा है? यूएस कर रहा था कि रशिया ऑयल हम बाय ना करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में है, तो इनको थोड़ा देखिएगा। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन OPEC plus includes OPEC members countries along with non-OPEC producers like Russia and Mexico. वहीं IEA प्राइमरी सर्व्स डेवलपिंग कंट्रीज टू इंश्योर एनर्जी एक्सेस। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये डेवलप्ड कंट्रीज से रिलेटेड है, डेवलपिंग से रिलेटेड नहीं है। आप दो को एलिमिनेट करिए, ठीक है ना? और यही आपकी थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है, गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम द GEFC फोकसेस ऑन कोऑर्डिनेशन अमंग नेचुरल गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। थर्ड स्टेटमेंट अभी करेक्ट है, तो सिमिलरली आपका आंसर हो जाता है ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस है ना जो भी मेंशन है, ये यहाँ पे गिवन है। क्रूड ऑयल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और एनर्जी सेक्टर के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में हैं क्योंकि हम रशिया ऑयल बाय कर रहे हैं, ठीक है? और काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए इसको आराम से डिटेल में देखिएगा। इन ऑर्गेनाइजेशंस को एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, इतना जितना गिवन है इस लेवल के अंदर, कि मेंबर्स कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ आएंगे, ठीक? आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इंपॉर्टेंस भी गिवन है, इंडिया इज हेवली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है? ये सारी फोन से वही पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन, बगराम एयरबेस, ठीक है? ये न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली आपको पता होगा कि यूएस ने अफगानिस्तान को लेफ्ट कर दिया था 2021 में, ठीक है? बट अभी रिसेंटली ना ट्रम्प कह रहे हैं कि उनको ये एयरबेस चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ये एयरबेस न्यूज़ में है। ट्रम्प तो कुछ भी मांग सकते हैं वैसे। फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, टाइफून इज अ सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय द यूरोपियन कंसोर्टियम यूरोफाइटर, ठीक है? ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और डिप्लॉयमेंट ऑफ टाइफून एयरक्राफ्ट फ्रॉम द बगराम एयरबेस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वो भी नेटो से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, अफगानिस्तान में के रिलेटेड नेटो का नहीं है, यूएस का मेन रोल है, ठीक है? तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है, तो आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये ना अभी ना एक रिजोल्यूट ड्रैगन, एक मिलिट्री ड्रिल हुई थी, ठीक है? जापान जापान और यूएस के बीच में, ठीक है? वहाँ पे ना टाइफन, टाइफून नहीं है टाइफन है, ठीक है? याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिए होइएगा। ये ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम, इसको प्लेस किया गया है, जिसको चाइना ने काफ़ी इसको ये कहा है कि ये आपने ये क्यों किया, ठीक है? तो ये न्यूज़ में एक्सरसाइज, इसको याद रखिएगा। ये बैलेंस करने के लिए है, जापान और यूएस की स्ट्रेटजी है चाइना को इनडायरेक्टली। व्हाट डज द टू स्टेट सॉल्यूशन इन द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट प्रपोज? इजराइल पैलेस्टीन न्यूज़ में है, याद रखिएगा। मिडल ईस्ट के रीजन याद रखिएगा, इस बारी मैप में ये से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू स्टेट सॉल्यूशन ये कहता है कि लिविंग साइड बाय साइड इन द पीस, यानी कि और इंडिया भी इसे सपोर्ट करता है। इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ टू सोवरेन स्टेट्स, इजराइल एंड पैलेस्टीन, जो कि को एग्जिस्ट कर पाए पीसफुली एज ए सेपरेट नेशन, ठीक है? जिसके अंदर डिफाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए, वही पीसफुल सॉल्यूशन होना चाहिए। इंडिया भी इसे सपोर्ट करता है, याद रखिएगा, टू स्टेट सॉल्यूशन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द क्रीमिया इज द करेक्ट? क्रीमिया वाज एक्स बाय रशिया इन 2014, यस इट इज राइट।
द एक्सेशन ऑफ द क्रीमिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशन क्यों सपोर्ट करेगा? ठीक है, क्रीमिया इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द ब्लैक सी। ये इट इज राइट स्टेटमेंट। ब्लैक सी की लोकेशन देखिएगा मैप पे, ठीक है। मैप हम मैप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, एक तो यूक्रेन रशिया का और एक आपका मिडिल ईस्ट रीजन का, इनके तो दोनों के बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, ये तीनों ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। आइए को पढ़ लेते हैं। सेपरेट करता है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स को, ठीक है, फिर सप्लाई टू द एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स इन रूरल एरियाज, वही स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है। और मीटिंग इन रूरल एरियाज, करेक्ट स्टेटमेंट है तीनों। डी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज अवार्ड नोबल पीस प्राइज, जिसको मिला, ठीक है, टू फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, टू एडवांस द डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इट इज जिमी कार्टर, ठीक है। इन सबको ही नोबल अवार्ड मिले, ठीक है। यहाँ पे गिवन है एआई ग्लो 2007 में क्लाइमेट चेंज की वजह से मिला। बैक ओबामा को भी ये रिलेट करता है कॉपरेशन के लिए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, लेकिन जो करेक्ट आंसर जो मोर क्लोज है वो जिमी कार्टर है, इसको याद रखिएगा। ये न्यूज़ में क्यों है? नोबेल पीस प्राइज आपको पता होगा, यूएस प्रेसिडेंट काफ़ी बारी कह चुके हैं कि उन्होंने काफ़ी वॉर रुकवाए हैं, इंडिया पाकिस्तान का भी और सब स्टेट्स बहुत सारे कंट्रीज़ का भी। तो वो ये कहते हैं कि अब मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा-सा इस ये पॉइंट न्यूज़ में है, तो आपको थोड़ा ये लिस्ट थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए कि इनको मिल चुका है यूएस में पहले। अनदर क्वेश्चन, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। भाई कॉफी तो कमर्शियल क्रॉप नहीं है, ठीक है, तो दैट में एलिमिनेशन से भी आंसर हो सकता है, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट वाज हेल्ड इन द यूके फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025, ठीक है, ये आपका है हॉकी वर्ल्ड कप। करेक्ट स्टेटमेंट। स्पोर्ट्स सेक्शंस आपको प्रिपेयर करना है, कम से कम 1 साल का प्रिपेयर कर लीजिए, 10 से 15 पेज के नोट्स बनेंगे आपके, इसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी टीओएटी का जो एग्जाम था ना उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप। अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 वाज प्लेड बिटवीन, इट इज डी गुकेश एंड डिंग लेरेन, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो माय फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। इस पीडीएफ को आपको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ये इसका क्यूआर कोड है, आराम से इसको स्कैन करके पहुंच जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे अपडेट्स ही मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।